हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट ली जा रही है प्रैक्टिस सेट 29। इसके पहले की 28 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जिसने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे भी अब आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ मिल रही है। साथ ही साथ आप लोग इस पर क्विज भी देखोगे, जिस पे आप लोग अपनी रैंकिंग देख सकते हो, आपने कितना स्कोर किया, कितने टाइम में किया, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया, ठीक है ना, ग्रह नहीं पूछा गया, उपग्रह पूछा गया है। तो उपग्रह हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि गैनीमेड। ठीक है, तो गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो गैनीमेड है बृहस्पति का उपग्रह, और यह सबसे बड़ा उपग्रह होता है। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, साथ ही साथ पूरे पूरे सौरमंडल का भी यह सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो जैसा कि आप सभी को पता है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। टाइटन किसका है, तो टाइटन शनि का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस जो होते हैं मंगल के दो उपग्रह होते हैं। ठीक है, फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। गैनीमेड न केवल बृहस्पति का बल्कि पूरे सौरमंडल का भी यह सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना, गैनीमेड जो है याद रखिएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होने के साथ साथ पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संघ सिलेंट्रेटा में नहीं पाए जाते हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा में क्या नहीं पाए जाते हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि उसमें मक्खी नहीं पाई जाती है। अब हम आपको कल भी संघ से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और आज भी संघ से रिलेटेड क्वेश्चन करा दे रहे हैं। एक ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह के, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक एक करके, तो सभी के आप लोग आंसर देने लगोगे। ठीक है, तो मक्खी किसकी है, हमने आपको कल क्या बताया था, तो मक्खी जो होती है वो संघ ऑर्थोपोडा में आती है, और ऑर्थोपोडा क्या है, तो यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। ठीक है ना, और मूंगा, जेलीफिश, हावड़ा, ये सब किसके हैं, तो ये सब संघ सिलेंट्रेटा के हैं। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। संघ सिलेंट्रेटा वे बहुकोशिकीय तथा अरीय सममितीय जंतु होते हैं। कुछ जातियां स्वच्छ जल एवं तालाबों में जैसे हाइड्रा, और अधिकांश जो होते हैं समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा के होते हैं वो स्वच्छ जल और तालाबों में कुछ जातियां पाई जाती हैं, और उसके बाद जो होते हैं और सारे समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। और इनके जो शरीर के संपूर्ण कार्य होते हैं वो ऊतकों के द्वारा संपन्न होते हैं। किसके द्वारा संपन्न होते हैं, तो ऊतकों के द्वारा संपन्न होते हैं। इस जंतु का आकार कैसा होता है, तो यह बेलनाकार आकार का होता है। इसके उदाहरण क्या क्या है, तो हावड़ा, मूंगा, जेलीफिश, मेलिपोए और ओबेलिया होते हैं। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पार्सेक मात्रक है। तो पार्सेक किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पार्सेक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। आइए इसकी वैल्यू देखिए। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के, और यह किसका मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ आपकी स्क्रीन पे है, गुलाबी प्रकाश किस प्रतिदीप्त पदार्थ की उपस्थिति से होता है, यानी कि किस फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की उपस्थिति में गुलाबी रंग का प्रकाश आता है, पिंक कलर का। तो आपका आंसर करेक्ट होगा क्या, ऑप्शन ए, यानी कि कैडमियम बोरेट। ठीक है, कैडमियम बोरेट पदार्थ की उपस्थिति में गुलाबी प्रकाश आता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, किस किस रंग की वजह से कौन कौन सा प्रकाश आता है। तो देखिए, प्रतिदीप्त यानी कि फ्लोरोसेंस जो है, इसकी उदाहरण क्या क्या है, देखिए कैडमियम बोरेट की वजह से आता है गुलाबी प्रकाश, जिंक सिलिकेट की वजह से आता है हरे रंग का प्रकाश, मैग्नीशियम टंगस्टन की वजह से आता है हल्का नीले रंग का प्रकाश। ठीक है, और जिंक बेरिलियम सिलिकेट की वजह से आता है पीला प्रकाश। उसके बाद मैग्नीशियम टंगस्टन और जिंक बेरिलियम सिलिकेट को मिला देंगे तो आपका आएगा श्वेत प्रकाश, यानी कि व्हाइट कलर। ओके, ये सब आपसे पूछा जा रहा है फ्लोरोसेंस कलर के बारे में। अब आपसे अगर आतिशबाजी में पूछा होता तो आतिशबाजी के कलर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आतिशबाजी में याद रखिए, हरा रंग जो होता है वो बेरिलियम सल्फेट की वजह से होता है। ठीक है ना, तो आतिशबाजी का अलग कलर होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्लोरोसेंस के लिए कलर कौन सा होता है, तो आपका आंसर करेक्ट था कैडमियम बोरेट, जो कि देता है गुलाबी प्रकाश। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विषाणु यानी कि वायरस की संरचना देखी जा सकती है। तो वायरस की संरचना किससे देखी जा सकती है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वायरस की संरचना देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, आइए देखिए।
देखिए विषाणुओं की जो संरचना है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। विषाणु रचना में क्या होते हैं, प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, तो ये प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए दोनों में से एक में होता है। क्लियर हुआ। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है 100 से लेकर के 10 से लेकर के 500 मिली माइक्रोन तक होता है। कैसा होता है, तो ये हो जाएगा मिली माइक्रोन तक होता है। ओके, 10 to 500 मिली माइक्रोन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है इसका आकार। और इसकी संरचना को हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जा सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है। यानी कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु के आकार में यानी कि एटम्स के साइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि एटम का साइज जो होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो साइज होता है वो घटता है। और यहाँ जैसे कि देखिए ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज क्या होगा, आकार बढ़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए एक है शेल, यहाँ पे ऑर्बिट्स 2 हो गए हैं, तो परमाणु का आकार इस तरह से बढ़ता जाता है। कहाँ से, तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बाएं से दाएं जाने पर तत्व का जो धातुई गुण होता है वो कम होता जाता है तथा अधातुई गुण में वृद्धि होती है। यानी कि मेटल प्रॉपर्टी जो होती है वो कम होती जाती है और नॉन मेटल प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता भी घटती है और बाद में बढ़ती है। रासायनिक क्रियाशीलता यानी कि क्या पूछा जा रहा है, रिएक्टिविटी की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी जो होती है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो पहले घटती है उसके बाद बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रॉन प्रति का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या इंक्रीज होती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, यानी कि त्रिज्या घटती है। ठीक है, कभी आपसे त्रिज्या भी पूछ लेगा तो त्रिज्या में क्या फर्क पड़ता है, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा और त्रिज्या घटेगी तो आकार घटेगी परमाणु का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है। टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसमें से क्या करेक्ट है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि मेढक का। ठीक है ना, मेढक का एक विकासशील चरण क्या है, तो यह है टेडपोल। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। एक टेडपोल एक उभयचर के जीवन वक्र में लावा चरण होता है। खास तौर पर यह एक मेढक या पैर की उंगली, वे आमतौर पर एक जलीय जीव होते हैं। ठीक है ना, आमतौर पर कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। हालांकि कुछ प्रजाति में टेडपोल होते हैं जो स्थलीय भी होते हैं। तो जिस प्रकार से मेढक एक उभयचर होता है, जल और स्थल दोनों में रह सकता है, उसी प्रकार से जो टेडपोल होते हैं उनकी कुछ प्रजातियां जल में रहती हैं और कुछ प्रजातियां स्थलीय भी होती हैं। तो टेडपोल किसका है, तो मेढक का होता है। ठीक है ना, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि टैपियोका स्टार्च से। टैपियोका स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। ये क्या होता है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में साबूदाना टैपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। टैपियोका स्टार्च को बनाने के लिए एक कसावा नाम कंद का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद हद तक क्या होता है, शकरकंद के जैसा होता है। जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा था, शकरकंद के जैसा ही दिख रहा था वो। ठीक है, तो भारत में साबूदाना कैसे बनाया जाता है, टैपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख के समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि हुक्स का नियम। ठीक है, तो हुक के नियम पर कार्य करती है क्या, कमानीदार तुला। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। देखिए, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1676 ईस्वी में यांत्रिक युक्तियों को किसी बल द्वारा विकृत करने के बारे में एक सामान्य बात कही। इन्होंने क्या कहा, तो इनके अनुसार किसी प्रत्यास्थ वस्तु की जो लंबाई होती है उसमें परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। आइए डायग्राम से समझिए थोड़ा सा। ओके, तो डायग्राम से समझिए। डायग्राम में उन्होंने क्या बोला है कि किसी वस्तु की जो लंबाई में परिवर्तन हो रही है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसमें, उसमें लगाए गए बल के। तो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जो उसके लंबाई में परिवर्तन हुआ है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोई कांस्टेंट, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, और यही इनका क्या है, फॉर्मूला है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। मेंडल का नियम नहीं है। तो मेंडल का नियम इसमें से क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, पहले तो समझ लीजिए मेंडल क्या है। तो मेंडल आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं
और इन्होंने 3 नियम दिए थे, एक था समान समान का नियम, एक था असमान असमान का नियम और एक था प्रत्यागमन का नियम। तो मेंडल का नियम क्या नहीं है, अब आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि जड़ता का नियम जो है वो मेंडल का नियम नहीं है। तो जड़ता का नियम किसका नियम है, तो ये दिया था न्यूटन ने। न्यूटन के जो गति के नियम का प्रथम था वो था क्या, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ही इसे बोलते हैं जड़ता का नियम। ओके, जड़ता का नियम था वो क्या था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं जड़ता का नियम। और ये जो समानता का नियम, असमानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम है, ये है मेंडल का नियम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो मेंडल कहाँ के हैं, इनका फुल नेम देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं और इन्हें अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। वंशानुक्रम के इन्होंने 3 नियम दिए हैं, समान समान का नियम, असमान असमान का नियम और एक प्रत्यागमन का नियम। ठीक है ना, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। विनिमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किस प्रकार की मछली के सेवन से होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लोहा से ग्रसित, पारा से ग्रसित, सीसा से ग्रसित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि पारा से जो ग्रसित मछलियां होती हैं उनके सेवन से किस प्रकार का रोग होता है, तो मिनीमाटा रोग हो जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मिनीमाटा रोग पारा से ग्रसित मछलियों के सेवन से होता है। रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो हाथों और पैरों में शून्यता हो जाती है, मांसपेशियों की कमजोरी होती है, परिधि दृष्टि की हानि और सुनवाई भाषण को नुकसान। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मिनीमाटा रोग जो होता है वो पारे से ग्रसित मछलियों के सेवन से होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि चार्ल्स का नियम। आप लोगों ने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम क्या होता है। तो इसका आंसर है चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स का नियम क्या होता है, देखिए, स्थिर दाब पर यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, किसी नियत मात्रा का जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम होगा वो उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होगा। ठीक है, ये इनका नियम था। अगर हम कांस्टेंट हटाएंगे तो V/T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और इनके नियम के अकॉर्डिंग यही होता है, V/T इज इक्वल्स टू K। या फिर आप लोगों ने देखा होगा 2 गैस की तुलना करेंगे तो V1/T1 इज इक्वल्स टू होता है V2/T2। ठीक है, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। और बॉयल का नियम समझ लीजिए। तो बॉयल का नियम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके किया गया था। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया उन्होंने और बोला कि अगर प्रेशर जो होता है ना किसी वस्तु का पर दाब जो है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर हम कांस्टेंट लगाएंगे तो आ जाएगा PV इज इक्वल्स टू K। ये आप सबको पता होगा। तो PV इज इक्वल्स टू K क्या होता है, बॉयल का नियम होता है। और चार्ल्स का नियम क्या था, तो ये था V/T इज इक्वल्स टू K। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। और गैस क्या होता है, तो गैस का नियम होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। बॉयल और चार्ल्स के नियम को मिला देंगे तो बन जाएगा गैस का नियम। और ये क्या होता है, तो ये होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, जहाँ पे n क्या होता है, तो n मोल की संख्या होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अश्वशक्ति किसके समान है, तो एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि 746 वॉट। इसके एग्जैक्ट वैल्यू देखिए तो 745.7 वॉट के बराबर ये होता है। क्लियर हो गया। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, पहले इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। किसी भी इंजन को या शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन 14 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 14 को पढ़िए। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग जो है वो इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैजा। ठीक है, हैजा जो होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है। आइए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणु जनित रोग जो होते हैं इसकी ट्रिक याद रखिए, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है, ये है जीवाणु जनित रोग। यहाँ पे पा से मतलब हो जाएगा प्लेग का, डी से हो गया डिप्थीरिया, टा से हो गया टाइफाइड, का से हो गया काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुंठ, फिर टीबी यानी कि क्षय रोग, और न्यू से हो गया न्यूमोनिया, है से हो गया हैजा। ठीक है, तो पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक याद रखिए। ये सारे कैसे हैं, तो ये है जीवाणु जनित रोग। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। वाटर गैस का मिश्रण है, वाटर गैस का मिश्रण क्या है ये बताना है आपको। तो वाटर गैस किसका मिश्रण होती है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H2+CO। ठीक है, इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाती है, तो ये बनाती है वाटर गैस। क्लियर हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। तो वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक यूजिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन C+H2O मिलकर के बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्या होगी, एक तो ये होगी एक वाटर गैस। क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है।
जो इलेक्ट्रिक केतली होती है उसमें पानी कैसे गर्म हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेक्ट होगा इसका आंसर? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संवहन द्वारा। ठीक है, तो द्रव में जो गर्माहट होती है यानी कि आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है संवहन के द्वारा, याद रखिएगा। चालन द्वारा क्या होता है? तो चालन द्वारा ठोसों में होता है। विकिरण द्वारा कैसे होता है? तो विकिरण द्वारा जो आदान प्रदान होता है वो होता है गैसों में। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं संवहन विधि क्या होती है। तो संवहन होता है कि उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि होती है किसी तरल पदार्थ जैसे कि गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा उष्मा का जो लेन देन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो संवहन के द्वारा होता है। किंतु तरल पदार्थों में संवहन उष्मा के स्थानांतरण की एक मुख्य विधि होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो संवहन जो होता है वो मेनली तरल पदार्थों में ही होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि धमनी कहते हैं। हृदय से जो निकलती हैं उन्हें कहते हैं धमनी, और जो हृदय में जाती हैं उन्हें कहते हैं शिराएं। ठीक है, तो हृदय में जाने वाली होती है शिराएं और हृदय के बाहर निकलने वाली होती है धमनी, यानी कि आर्टरी। क्लियर हो गया? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। आर्टरी क्या होता है? तो धमनियाँ वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। तो हृदय से रक्त जो आगे आएगा वो धमनियों के माध्यम से आएगा, और हृदय तक जो रक्त जाएगा वो शिराओं के माध्यम से, यानी कि वीन्स के माध्यम से जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीसीजी का टीका के नाम में बी अक्षर का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि बीसीजी के टीके के नाम में बी अक्षर का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि बैसिलस। बीसीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलीमची ग्यूरिन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। बीसीजी का टीका एक सुई होती है जिसे उन बच्चों को दिया जाता है जिसमें टीबी होने का अधिक खतरा होता है। टीबी होने का अधिक खतरा होता है इसलिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। और बीसीजी का जो टीका होता है आपके बच्चे का प्रतिरक्षण प्रणाली को उन कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं जिससे कि टीबी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 19 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 19 को पढ़िए। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। किस प्रकार का मेनिस्कस होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल मेनिस्कस होता है। उत्तल मेनिस्कस जैसे मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें अगर हमने पारे को रखा है तो जो इसका मेनिस्कस बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और अगर अवतल लेंस के लिए होता तो अवतल लेंस का जो मेनिस्कस होता है वो थोड़ा सा ऐसे बनता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। 20 क्या है। तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गैबुसिया को छोड़ने से तालाबों और कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए फिर से रिपीट हो गया है। आवर्त सारणी की आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु का आकार क्या होगा? तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार होता है वो घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है तो इस तरह से आकार बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। ओके, तो क्वेश्चन 22 क्या है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है, किससे छोटा होता है? तो ईस्ट, विषाणु और जीवाणु, इन सब में सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। छोटे आकार के प्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है, जिसका आकार क्या होता है? तो 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। कैसे होता है? 10 मिलीमीटर के आसपास। माइक्रोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सियोकाइट्स कहा जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहते हैं। जल में उगने वाले पौधों को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, और ज़ीरोफाइट्स वो होते हैं जिन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह के पौधे जो होते हैं वो ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे जल जो होता है काफ़ी कम होता है, जैसे कि मरुस्थल क्षेत्र वगैरह में क्या होते हैं? तो वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझ लीजिए। ज़ीरोफाइट्स क्या है? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या है? तो जल अथवा जल संतृप्त भूमि में उगने वाला पौधा होता है। और एपीफाइट्स क्या होता है? तो जो आश्रम के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जो आश्रम के लिए यानी कि वृक्षों पर निर्भर होते हैं उसे कहते हैं एपिकाइट्स। और जैसे आपने अभी देखा था कि ये क्या होता है, तो सियोकाइट्स जो होते हैं वो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। सारा क्लियर हो गया? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि सियोकाइट्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या है। बढ़ती फलियों के लिए मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व
यानी कि न्यूट्रिएंट्स पूरक नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि शरीर में कैसे होता है और पोटेशियम का सिंबल क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो पोटेशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसका सिंबल है के, एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2881। ठीक है, तो 2881 हो गया। और ये क्या है? धातु है कि अधातु है? तो ये है धातु। क्यों धातु है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये मेटल है। और ये इसकी वैलेंसी पूछे तो इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। ठीक है, शरीर में पोटेशियम की कमी से पेट और हाथों की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, इससे मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। साइकिल चलाते समय अगर हम पेडलिंग करना बंद कर दें तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है? जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है और उसने पेडलिंग करनी बंद कर दी तो साइकिल धीमी क्यों हो जाएगी? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन है, यानी कि इस पर घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल कार्य करने की वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है? बंद होने लगता है। ओके, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आप चलते हैं, कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एल्केन का सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि CnH2n+2। CnH2n जो होता है वो एल्कीन का होता है, जिसमें ENE, ठीक है, एल्कीन का होता है। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है। CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्केन में होता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच का सिंगल बॉन्ड, ये होता है एल्केन में। ठीक है, और ये होता है एल्किल का फॉर्मूला। ओके, और आज का क्वेश्चन क्या है देखिए, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट हो इसको कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके इसके रिव्यू ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।